जितने आधुनिक यंत्र तंत्र हैं उनका उपयोग करिए, परंतु ये जो किताबें हैं, ये जो महापुरुषों का लेख है, उनका जो संग्रह है, उस पर भी थोड़ा दृष्टिपात करिए, उस पर अपना थोड़ा ध्यान लगाइए। जो उनके द्वारा किया गया, जो उनके द्वारा रचनाएं प्रस्तुत की गई, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। स्वामी विवेकानंद के संबंध में मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा बहुत कुछ कहना संभव इसलिए नहीं है, कुछ भी कहना छोटी बात है। सिर्फ कहना इतना है कि किसी छात्र ने आप सब लोगों के बीच में कहा था, जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा और आपके पीछे फ्लैक्स पर लिखा हुआ है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको रुकना नहीं है। आप सब बंधुवर और प्रिय छात्र जो यहाँ पर रोज विद्या निकेतन समिति में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, वे भी एक लक्ष्य के साथ आते हैं और 4 साल, 5 साल, 4.5 साल आपकी जो पढ़ाई है उसमें एक लक्ष्य के साथ आप बाहर प्रांगण के बाहर निकलते हैं। विद्या निकेतन समिति के जो संचालकगण हैं, जो समिति के सदस्य हैं, उनका भी लक्ष्य है कि आप जब प्रवेश लें और आप जब प्रवेश लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत इस प्रांगण से बाहर जाएं तो आपका लक्ष्य पूरा हो। और विद्या निकेतन समिति ने जो लक्ष्य अपने आपके जीवन को अच्छा करने का किया है, वह लक्ष्य पूरा हो, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। यही मैं आज आप सब लोगों के सामने कह सकता हूँ कि हम सब बंधुजनों ने, विद्या निकेतन समिति के संचालकों ने, प्रबंधकों ने और जो भी हमारा रोज का कार्यकलाप यहाँ पर संपादन कर रहे हैं, हमारे सभी बंधुओं ने यह प्रतिज्ञा आज भी है। मैं पुनः विद्या निकेतन समिति के विवेकानंद सभागार में स्वामी विवेकानंद के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी उनके जीवन की रचनाएं हैं, उनकी शिक्षा है, उनके द्वारा दिए गए उद्गार हैं, उनकी वचन है, दुनिया में और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बेसब्री से आप सब लोग हमारे आज के मुख्य वक्ता और सचमुच मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, विद्या निकेतन समिति और विद्या निकेतन समिति प्रांगण में रहने वाले सभी महाविद्यालयों को संरक्षक हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं। और मंच से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी विद्या निकेतन समिति के लिए बहुत बड़ी मदद है। वो हमारे संरक्षक होते हुए मेरे भी संरक्षक हैं। एक ऐसे मित्र हैं जिनको मैं उनकी किसी गलती पर टोक सकता हूँ और वो एक ऐसे मित्र हैं जो मेरी किसी भी गलती पर मुझे कभी भी टोकने में कामयाब रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक से कि निर्विघ्न भाव से, तत्काल प्रभाव से हमारे आज के अतिथि डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को आमंत्रित करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें इस समय का सभी से इंतजार है, हम सभी डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को सुनना चाह रहे हैं। उनको आमंत्रित करने के बाद मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी सत्ता में विकास की बुनियादी संरचनाओं से लेकर आत्मनिर्भरता तक के निरंतर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज के हर वर्ग को काफी लाभ मिल रहा है और उनके इलाके की तस्वीर और तस्वीर बदल रही है। महान कर्मयोगी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र नंदा जी की स्मृति में 2017 में स्थापित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने अपनी कुशलता से सतना के विकास में कई नए आयाम बढ़े हैं। डॉक्टर राकेश मिश्र जी ने छात्र जीवन से ही समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करने की अद्भुत क्षमता रही। 1990 से राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनते हुए सत्ता में परिषद कार्य को सुदृढ़ किया। साथ ही साथ कई महाविद्यालयों में संगठन के आधार पर छात्र संघ के संपूर्ण पैनलों को विजय दिलाकर विद्यार्थी परिषद का कुशल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांत प्रमुख एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में 12 वर्षों तक सतना एवं राष्ट्र की सेवा की। वाणिज्य महाविद्यालय सतना में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर मिश्र ने अध्यापन कार्य को आज भी हजारों छात्र और अभिभावक याद करते हैं। राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है। ITI कॉलेज का सफल संचालन कर कई छात्रों को रोजगार और भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महान विचारक व चिंतक श्री बाल आप्टे जी के राजनीतिक सचिव के रूप में कार्य करने के बाद भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में समन्वय की जिम्मेदारी निभाते हुए 2 वर्ष मार्गदर्शन करते रहे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कार्यकारी सचिव के रूप में 2014 से पदस्थ रहते हुए देश भर में अपना स्थान स्थापित किया। वर्तमान में अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली से वे कर रहे हैं। चुनावी प्रबंधन में वर्ष 2003, 2004, 2008, 2012, 2013, 2017, 2022, 2023 और 2009, 2014 और 2019 में संसदीय चुनाव के दौरान भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की टीम के सदस्य के रूप में विशिष्ट योगदान दिया। डॉक्टर राकेश मिश्र को उनकी सामाजिक कार्य को लेकर कई संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे कि सोल ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन द्वारा इसी वर्ष जून माह में उनको प्रदान किया गया। ऐसे महानुभाव आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इस बार जोरदार तालियों का स्वागत है। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा कि वो सम्मानित पद विचार। देखी जी यहाँ के कार्यक्रम के बाद जब गई तो आज वो देश की विदेश राज्य मंत्री बहुत ही अच्छी सांसद डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे बीच में हैं और VNS से जाने के बाद जो भी लोकसभा चुनाव आएगा उसके बाद हम नमस्कार। आज के इस युवा दिवस के अभी 3-4 युवा साथियों ने जो विचार व्यक्त किए, लगभग विवेकानंद जी की पूरी जीवनी उसमें आ गई है। सबने समझी है, पढ़ी है, सुनी है। DK स्वामी साहब ने VNS ग्रुप की प्रगति की आख्या भी हमें बताई। मुझे समय समय पे मिलती रही, लेकिन एक बार पुनः सुन के मन प्रफुल्लित हुआ कि जो भी छोटे से रूप में चला था आज एक विशाल वृक्ष बन के न कि भोपाल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन कर रहा है और लंदन तक भी यहाँ के लोग गए हैं। तो जोरदार एक बार ऐसे शिक्षकों जिन्होंने ऐसे छात्रों को करके बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का संबोधन आपके नाम होगा। शिक्षकों की बात तो रोज सुनते हैं और हम भी शिक्षक रहे हैं 12 वर्षों तक सत्ता में पॉलिटिकल साइंस के, तो हम भी अपनी बात कहते रहे। तो मुझे हमेशा अपनी युवाओं से बात करने में मजा आता है, क्योंकि हम भी कभी युवाओं से गीत गाते थे। हम युवा हैं, हम कर्म मुश्किलों से सामना, क्योंकि युवा जब पढ़ता है लिखता है तो उसका जीवन में मुश्किलें रहते हैं। मेरे परिवार की, घर की, समाज की और सामाजिक क्षेत्रों की मुश्किलें रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से निराश नहीं होना है। उसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करें, क्योंकि विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद बने थे और नरेंद्र के रूप में जब उनकी जीवनी हमने पढ़ी सुनी कि जन्म हुआ, कम उम्र में ही उनका जीवन भी समाप्त हो गया, लेकिन उस बीच में उन्होंने क्या क्या किया वो एक घटना जानने के हमें पूरा भाव समझता है।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके बगल में उनकी पत्नी, जिनको माता जी कहते थे, और स्वामी विवेकानंद की उन्होंने कहा, मैंने देखा है वैसे ही देखा जैसे तुम्हें नरेंद्र को देख रहा हूं। ये होता है आत्मविश्वास की बात, और वही आत्मविश्वास नई पीढ़ी और हमारी 21वीं सदी के युवा में होना चाहिए। क्योंकि हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, गूगल में देखते हैं, जो भी आज आए होंगे, कुछ लोग यहाँ भी गूगल में देख रहे होंगे, गूगल से बड़ा कोई आजकल गुरु नहीं होंगे। और उसमें विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ना भी। 1986 में इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी थे, और उसी वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। जैसे कि मेरे परिचय में बताया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संगठन मंत्री था। हम भी उस समय छात्र जीवन में थे। नई दिल्ली के राजघाट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था, और उसकी हमारी पहली डिमांड थी कि इस देश का मताधिकार 18 वर्ष का हो, और युवाओं के लिए कोई एक दिन घोषित किया जाए। तब की राजीव गांधी की सरकार ने यह राष्ट्रीय युवा दिवस शुरू किया, और हम सब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में एकत्रित होना शुरू किया। मैं साक्षी दिन राजघाट में विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन का, कि जहां पे 18 वर्ष में वोट देने का अधिकार देना चाहिए, ये बात भी हमने रखी थी। और वो आज जो है सब नौजवानों को अवसर मिला। क्यों मिला है? क्योंकि हमारी कल्पना थी कि शिक्षक, छात्र और शिक्षक जब ये तीनों मिलकर चलते हैं तो उस देश की एजुकेशन सिस्टम ठीक चलती है, उस देश का शिक्षा क्षेत्र ठीक चलता है। हमने हर नीति में गुरुओं के सम्मान, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान, गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान, ये सब एक कार्यक्रम करते रहते हैं। कई मामलों में वो औपचारिकता जैसी भी चीजें हो गई। लेकिन आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर गुरु की भक्ति कैसे होती है, उसको हमारे युवाओं को समझना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अंतिम समय पर काफी बीमार थे, उनको कैंसर रोग था, और वो मृत्यु शैया पे पड़े रहते थे, चिंतन करते थे, देश को देखते थे, और कहते थे कि इस नरेंद्र की तरह मुझे और कुछ नरेंद्र मिल जाए तो इस देश का कायाकल्प हो सकता है। अंग्रेजों का शासन था, भारतीयता समाप्त की ओर थी, चारों तरफ निराशा का वातावरण था, सब तरफ लग रहा था कि भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। उनके पेशाब और बाकी जो मरीज की स्थिति होती है उनको साफ करना पड़ता है, और इसमें कुछ कोताही हो रही है। तो किसी साथी ने खिल्ली उड़ाई, जैसे हम लोग करते हैं। स्वामी जी ने उनके पूरे कफ को निकाल के, और जो भी सामग्री वहां पे गंदगी भरी पड़ी थी, पूरा अपने मुंह में पी लिया, और कहा कि गुरु का हर अंश जो है हमारे लिए पूजनीय है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपका ये भाव प्रथम पंक्ति के शिक्षकों पर रहेगा, तब तक ही आपकी उन्नति है, और तभी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। इस संदेश हमारे जीवन में देना चाहिए। कई बच्चों को लगता होगा कि अब तो हम आधुनिक जमाने के हो गए, लेकिन इस पंक्ति महान बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का समय पे देहावसान हुआ। विवेकानंद जी के ऊपर जिम्मेवारी आई। विवेकानंद जी ने पूरे भारत का भ्रमण करते हुए और एक आध्यात्मिक चेतना की स्थापना। अच्छे लोग जल्दी आयु में चले जाते हैं, ऐसी भी किसी ने कही। विवेकानंद जी भी बड़ी कम उम्र में स्वर्ग सिधार गए। लेकिन एक याद करो, आज 163 साल पहले, आज के दिन से ठीक 163 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जिस आध्यात्मिकता, जिस भारतीयता, जिस हिंदुत्व, जिनकी चर्चा की, वो शुरू करने वाला एक नरेंद्र था। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में भी एक नरेंद्र है, और हम नरेंद्र से नरेंद्र की यात्रा के बारे में एक बिंदु आपके सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि नरेंद्र विवेकानंद ने जो बातें कही थी, दुनिया में भारत का जब सब तरफ अपमान होता था,
और उन्होंने जाके शिकागो में भारत का सम्मान बढ़ाया। आज वैसा ही नरेंद्र 2014 में हमारे देश में है, उसको हम नरेंद्र से विवेकानंद कह गए। इस नरेंद्र को हमने नमो कहना शुरू किया और आज दुनिया में हम देखते हैं मेडिसिन इंस्पायर से लेकर के जहां जहां भी वो जाता है वहां नमो नमो होता है कि नहीं? ऐसे नमो ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को आत्मसात करके अपने जीवन में भारत माता को सर्वोच्च बनाने के लिए काम किया है। उनकी कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो तो उस समय की बातें थी, आज वो प्रासंगिक नहीं बची। स्वामी विवेकानंद ने जो बातें उस समय कही वो प्रासंगिक नहीं है। बीच में जो 70 वर्षों का कालखंड भारतीय राजनीति में गुलामी का आया, हम राजनीतिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन बौद्धिक रूप से हम कहीं ना कहीं गुलामी का अवतरण ओढ़े थे। बीच बीच में उसको ठीक करने के लिए कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने काम किया, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया, कई और आंदोलन इस तरह से धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में चले जिन्होंने भारत का नाम बढ़ाने का किया। उसमें एक संस्था नहीं है, हम इस्कॉन का नाम लें, हम चाहे स्वामीनारायण संप्रदाय की बात करें, हम चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की बात करें, हम चाहे अनेक साधु वासवानी का नाम लें, इन सब ने अपने अपने ढंग से देश दुनिया में काम किया और सेवा के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम किया और भारत की इज्जत दुनिया में स्थापित किया। उसी परंपरा को 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, जो आज हर बच्चे के जेहान में लागू हो रहा है। चाहे वो नई शिक्षा नीति का प्रारूप हो, उसमें आप सब शिक्षकों ने योगदान दिया है, चाहे वो मोदी जी का वो वाक्य हो, हम सुनते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। सर ने कहा कि हमारे यहाँ से एक स्टार्टअप में गया, एक शब्द भर नहीं है, इनके पीछे पूरी साइंटिफिक थ्योरी है और वो साइंटिफिक थ्योरी बताती है कि हम लीक पर ना चले, हम कुछ नया करें जिससे हमारा नाम। आज देखा होगा कि दुनिया में जिस भारत को अपना सोना गिरवी रख के अपनी अर्थव्यवस्था बचानी पड़ रही थी, वो भारत आज विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये किसकी हुई? स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर हुआ है, एक चाणक्य की अर्थशास्त्र की थ्योरी के आधार पर हुआ है। आपके बिजनेस में घुसते ही हमें कौटिल्य नाम का भवन दिखा तो मेरे मन में सहज उत्साह आया है कि आज कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर देश की आर्थिक व्यवस्थाएं हो रही है। प्रगति के सोपानों की मुझे चर्चा करने में आपको सबको पता है, चाहे हाईवे हो, चाहे वाटरवे हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, अनेक क्षेत्रों में हम क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी यह कहना था कि इस देश की पूंजी ही यूथ है, युवा है। नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है इस देश की संपत्ति यूथ है। और आपने देखा होगा कई दिन कई रात हमने मैराथन का सुना होगा, अनेक प्रकार के वॉकथॉन हो रहे हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे परीक्षा पे चर्चा की बात हो, चाहे हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए स्वयं उपस्थित होकर के उनको मौका देने की बात। इसके पहले क्या ऐसा चलेगा? नहीं होता। और इसलिए हमारे विवेकानंद जी के 3 वाक्य हमें याद रखें: उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक सफल न हो। दूसरे नरेंद्र ने क्या वाक्य दिया कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचानिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप कुछ भी कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि 2 चीजें होती हैं, एक तो पहले इंस्टीट्यूशन और फिर इनोवेशन। हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, लेकिन हम सबका काम है कि हम एक इनोवेशन
एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, एक एक शिक्षक के नेतृत्व में एक छात्र आगे बढ़ेगा तो हमारे बीएनएस का भी नाम होगा, भारत का भी नाम। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार-बार कहते हैं, कोई भी काम शुरू करोगे तो पहला क्या होगा? उपहास होगा, हंसी करेंगे लोग, अरे क्या मजाक कर रहा है। कल एक व्यक्ति मिला, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था सरस्वती शिशु मंदिर सतना में, क्या कर रहे हैं? तो जगह बेवकूफ है, कुछ नहीं आता। क्या कर रहा है? घरों के वेस्टेज से बिजली बना रहा है छोटे से प्रोजेक्ट में, और पता चला कि उसी दिन वो कोई सरकार बदले सरकार का कार्यक्रम है, उसको फर्स्ट नंबर आया। तो उपहास किसने उड़ाया? जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस उनका क्या था? हमको कुछ करना है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 3 बातों से आपको जूझना पड़ेगा। सबसे पहले उपहास, और उसके बाद फिर आपको लाना पड़ेगा स्वयं का विश्वास। विश्वास खुद का होगा लेकिन उसके विरोध भी होगा। आपके पिताजी भी कहेंगे फालतू काम है बेटा, बीटेक करेगा तो जल्दी नौकरी लगेगी, ये कौन सी नई दुनिया में घुस रहा है, क्या होगा? तो इसका विरोध भी होगा, घर से भी होगा, परिवार से भी होगा, साथी भी करेंगे, हो सकता है इंस्टीट्यूट भी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उपहास और विरोध के बाद अगर अपने काम में मुंह लगा के रहेंगे तो आपके काम को स्वीकृति मिलेगी, एक्सेप्टेंस होगी आपकी, ये हमको समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 फेस आते हैं, पहले हंसी करते हैं लोग, विरोध करते हैं, लेकिन वो बाद में अगर डटा रहा तो उसकी स्वीकृति होती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री छोटी सी घटना में लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं, और लक्षद्वीप के बारे में उन्होंने कुछ फोटो भेजे हैं, छोटी सी घटना क्या है, परिणाम क्या हुआ? एक देश की पूरी इकोनॉमी हिल गई, एक देश के लोगों को माफी मांगनी पड़ी, अपने यहाँ के पूरी नौकरी सस्पेंड करने पड़े, और इतना नहीं किया, लोगों ने कहा पहले भारत घूमेंगे फिर दुनिया घूमेंगे। ये आत्मविश्वास की बात है।
छात्रों छात्राओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल पे नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करें, उसको जो है देखें कि भारत की प्रगति के मापदंड क्या है, भारत की शिक्षा नीति किस तरफ जा रही है, भारत की आर्थिक स्थिति कहाँ पे है, और हमें अपने योगदान से, अपने चिंतन से भी उसमें कुछ जोड़ना है तो हम उस पर लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अनेक सूत्र वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, उसकी चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि हम ज्ञान के युग में, मोबाइल के युग में, गूगल के युग में बैठे सब जानते समझते हैं। व्यवहारिक बात केवल इतनी है कि हमें जो ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को ठीक से करना, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक हो या पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे हमारे मैनेजमेंट के प्राचार्य यहाँ बैठे हो, चाहे हमारे छात्र छात्राएं बैठे हो, हमारा आपस में जब तक परिवार भाव रहेगा तब तक ही हम अच्छे इंस्टीट्यूट को बना के रख सकेंगे। मुझे बीएनएस ग्रुप में बहुत लंबे समय बाद पिछले आना हुआ, लेकिन निरंतर में जुड़ा रहा। कॉलेज की संस्थान की गतिविधियां सुन के मन पसंद हुआ, स्टाफ के साथ बैठा था, बहुत सारी बातें पता चली। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छे संस्थान में पढ़ने का और जुड़ने का मौका मिला। उसको और अच्छा कैसे बना सके, और अच्छा कैसे वातावरण अच्छा हो सके, इसमें हम सब छात्रों का भी योगदान है, छात्राओं का योगदान है और शिक्षकों का भी योगदान है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हमने नरेंद्र विवेकानंद से नरेंद्र मोदी के आधुनिक भारत के निर्माण, अमृत काल की चर्चा, अमृत युग की बात जो कही है, उन्होंने पिछली व्याख्यानमाला में हम आए थे तो 2020 की भारत की बात की थी, 2014 में। अब हम 2047 अमृत काल की बात कर रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, हर जगह प्रथम नंबर पर हम होंगे, और वो तब होगा जब हम एक एक व्यक्ति उस काम में लगेंगे। तो आइए स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि अधिकारों के अलावा हम कर्तव्यों की चर्चा पे हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को अमृत काल की तरफ ले जाएंगे। दुनिया में भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा, और उस विश्व गुरु बनने के साक्षी हम सब नौजवान लोग हैं, हमारी आंखों में देखते देखते होगा। और यही हमारे स्वामी विवेकानंद जी को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि होगी। उनको मैं आज इस अवसर पर सत्संग नमन करता हूँ और अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब एक नमो ऐप पे जाकर के एक नए विकसित भारत की संकल्प